फाइल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फाइल ऑर्गेनाइज करना और उसको एक्सेस करने के 3 डिफरेंट आपके पास फाइल ऑर्गेनाइजेशन के वेज हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, second one is known as sequential, and third is known as random file organization. अब इन तीनों में अगर आपको डिफरेंस मालूम करना है या इनको डिफरेंशिएट करना है, तो इसके अलावा इसमें एक्सेस करने के वेज आपको बताए जाएंगे। फाइल को, रिकॉर्ड को, डाटा को एक्सेस कैसे करना है। इसमें हैशिंग एल्गोरिदम का क्या रोल है। फाइल एक्सेस में आमतौर पे जो आपके फाइल के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है या रिकॉर्ड पड़े हुए फिजिकली अगर उनको फाइंड करना हो, रिकॉर्ड्स की सूरत में आपका डाटा अवेलेबल हो, तो ये सीक्वेंशियल एक्सेस एक होती है, एक डायरेक्ट एक्सेस होती है। कब सीक्वेंशियल और कब डायरेक्ट, ये एक्सेस करने के जो डिफरेंट वेज हैं आपको 2 बता दिए गए, और फाइल को ऑर्गेनाइज करने के ये 3 डिफरेंट आपको मेथड्स बता दिए गए। अब इसका मतलब है इस हाफ में जो आपका स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइल एक्सेस है, तो इसमें 2 चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। हाउ टू ऑर्गेनाइज योर फाइल्स, डिफरेंट मेथड्स आपको डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। आपने अगर अपना डाटे को, रिकॉर्ड्स को आपने स्टोर करना है ताकि फ्यूचर में उसको एक्सेस किया जा सके, इसीलिए इसके 2 पार्ट्स हैं। फाइल ऑर्गेनाइज कैसे होगी और उसको फिर एक्सेस कैसे करोगे, ये 2 सेगमेंट्स हैं इसमें। तो कंप्यूटर जो यूज़ करता है एक्सेस वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा एंड टू रिप्रेजेंट इट एज यूजफुल इंफॉर्मेशन। और डाटा सिर्फ स्टोर करना ही नहीं होता, बल्कि डाटे को जब आप एक्सेस करते हो, रिट्रीव करते हो, तो इसको आप अपनी जो एक यूजफुल इंफॉर्मेशन के तौर पे आपको ये रिक्वायर्ड होता है। डाटा लाने में आता है जब आप 1 डे का हो, 1 वीक का हो, 1 ईयर का हो, और डाटा जब आपके पास होता है तो इसको एक यूजफुल मैनर में आपको रिक्वायर्ड होता है ताकि आप अपनी जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उसको वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सको और इसका सही जो है बेनिफिट ले सको। तो मिलियन ऑफ पीपल एक्सपेक्ट टू बी एबल टू रिट्रीव द, यहाँ पे ये जो वालेकुम, ये जो डाटा होता है या जो इंफॉर्मेशन होती है, मिलियन ऑफ पीपल एक्सपेक्ट टू बी एबल टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन दे नीड इन ए यूजफुल फॉर्म। ये हमारा एएस का टाइम है ना? हाँ, ये तो एएस का टाइम है आपका, सॉरी। मैं ये A2 का, चले A2 को हम कंटिन्यू कर लेंगे इसको। अच्छा, एएस का टाइम जो है उसमें हमारे चैप्टर नंबर 12 क्लोज कर चुके हैं, ठीक है। अब ये दोबारा से अब हम चैप्टर 1 की तरफ आ रहे हैं। एएस में चैप्टर 1 पे आ रहे हैं और A2 में हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं। दोनों का टाइम डिफरेंट है, वो मैंने आपको मैसेज भी कर दिया था। तो इसमें 2 सेगमेंट्स हैं, एक एएस है, एक ए लेवल है, जिसे A2 भी बोलते हैं। और इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें टोटल जो आपका एएस लेवल में चैप्टर जो आपको स्टडी करने हैं, वो आपको जो रिक्वायर्ड होते हैं, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर वो है 12 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तक। अभी हमने रिसेंटली जो क्लोज किए हैं वो 9 से लेके हमने 12 चैप्टर तक इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। और इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई टॉपिक अब मिसिंग है, तो आप उसके बारे में क्यूरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, आप इस टाइम पीरियड में आप पूछ सकते हो। अदरवाइज हम स्टार्ट करने लगे हैं 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये चैप्टर्स हमारे जो हैं, जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स होंगे या आप लोग हो, उनके लिए इस स्लॉट में हम पहले 12 चैप्टर और ख़ास तौर पे लास्ट 4 चूँकि हमने रिसेंटली क्लोज किए हैं, तो इसका मतलब हमारे इस वक्त 8 चैप्टर्स हमें रिक्वायर्ड है पेपर 1 के लिए। अब पेपर 1 के लिए अगर 8 चैप्टर रिक्वायर्ड हैं, तो मुझे मिस्टर अली, आप कह रहे थे किसी चैप्टर को आप इसमें से स्टार्ट करना चाह रहे हो। वैसे तो ऑफिशियली तो हमें चैप्टर 1 ही स्टार्ट करना है। आप मुझे बताओ, आप इसके अलावा कोई चैप्टर अगर स्टार्ट देना चाह रहे हो, क्योंकि आप दोनों इस वक्त मैच्योर स्टूडेंट हो और दोनों को काफ़ी हद तक इन चैप्टर्स के बारे में अवेयरनेस है। लेकिन फिर भी अगर आप में से कोई, दोनों में से कोई स्टूडेंट अगर चाह रहा है कि हम ये वाला चैप्टर पहले करना चाह रहे हैं, ऑप्शन ओपन है आपके लिए। कौन सा चैप्टर आप चाह रहे हो इस टाइम स्लॉट में? इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन इन मल्टीमीडिया का चैप्टर है, बेसिक डाटा रिप्रेजेंटेशन, नंबर सिस्टम, इसकी अवेयरनेस दी जाएगी।
और फिर मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया मतलब अगर आपका डाटा जेपीजी इमेजेस हैं या ऑडियोज़ हैं या वीडियोस हैं, मल्टीमीडिया कंटेंट अगर है, उसको स्टोर करने का क्या मैकेनिज्म होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइल कंप्रेशन के जो डिफरेंट लॉसी और लॉसलेस, इसको डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, इसको एग्जांपल्स के साथ आपसे शेयर किया जाएगा। इस चैप्टर में टोटल यही है। अगर आप चाह रहे हो इस चैप्टर को पढ़ना, ये भी पढ़ा जा सकता है। अदरवाइज चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 के मेजर जो 2 पार्ट्स हैं, एक नेटवर्किंग का है, एक इंटरनेट का है। दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। नेटवर्किंग आपको किस तरह, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कवर होंगे वो हम देख लेते हैं। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं एक नेटवर्क के लिए वो देख लेते हैं। प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ होते हैं वो सारे डिस्कस कर लेते हैं। और इंटरनेट के जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या हैं, राउटर का, हब का, स्विच का, और जो प्रोटोकॉल्स हैं जिसमें HTTP प्रोटोकॉल है या URL है एंड मैनी मोर, उनका क्या रोल है। और इसमें OSI मॉडल की 7 लेयर या TCP/IP की 5 लेयर्स का क्या रोल है। ये है चैप्टर नंबर 2। जहाँ तक हार्डवेयर का ताल्लुक है, इसमें कंप्यूटर और उसके साथ कनेक्टेड सारे इंटरनल कंपोनेंट, एक्सटर्नल कंपोनेंट्स को डिस्कस किया जाने वाला है, जिसमें आपका ये सारी थ्योरी अबाउट हार्डवेयर है। जबकि अगर आप इसका लॉजिक गेट्स के साथ इसको इलेक्ट्रॉनिकली देखना चाहो तो लॉजिक गेट एंड लॉजिक सर्किट के नाम से चैप्टर का सेकंड हाफ स्टार्ट होता है। और इसके बाद आप डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हो चैप्टर नंबर 15 के साथ। इसके बाद आप डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हो चैप्टर नंबर 14 के साथ। इसके बाद आप डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हो चैप्टर नंबर 13 के साथ। ये चैप्टर नंबर 13 के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है, इसकी बेस बनाने के लिए। ये चैप्टर नंबर 14 के लिए उसकी बेस बनाने के बाद 14 में आप स्विच करते हो, और ये चैप्टर नंबर 15 के साथ आप कनेक्ट हो जाते हो जैसे ही आप चैप्टर नंबर 3 कर लेते हो। ये जी हार्डवेयर का चैप्टर। और फर्दर अगर आप CPU, असेंबली लैंग्वेज और बिट मैनिपुलेशन के हवाले से बात करते हो वो चैप्टर नंबर 4 है। और ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर 3 तरह के, तीनों को डिस्कस कर रहा जाएगा। लेकिन उससे पहले रोल्स क्या होते हैं किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, हार्डवेयर मैनेजमेंट हो गया एंड सो ऑन। काफ़ी सारे HCI, ह्यूमन आप जो इंटरफेस होता है, GUI और CLI, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है। मेमोरी के बारे में एक्सप्लेनेशन है। हार्डवेयर के बारे में आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल होता है, ये रोल्स वाइज आपको सारा डिस्कस करेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। जहाँ तक चैप्टर नंबर 6 है, इसमें मेजर 3 हिस्से इसके रखे गए हैं, एक सिक्योरिटी का, एक प्राइवेसी का, एक डाटा इंटेग्रिटी का। और फर्स्ट हाफ में डाटा सिक्योरिटी के ऊपर एक पूरा इसका डिटेल है, और आफ्टर 10 पेजेस आपका स्टार्ट हो जाता है डाटा इंटेग्रिटी की वाइज, कि किस तरह आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना होता है सेंडर से डाटा रिसीवर एंड तक विदाउट एनी काइंड ऑफ टेम्परिंग रीच करे, और किस तरह डाटे को सिक्योर कर सकते हैं विद डिफरेंट प्रोटोकॉल, जिसमें आपका HTTPS है या आपका SSL है या TLS है, इसकी डिटेल्स इसमें आ जाएंगी। सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक एल्गोरिदम, यहाँ पे प्राइवेट की एंड पब्लिक की का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। 1 की है या 2 की वे है उसको सिक्योर करने का, इस सारा सब चैप्टर नंबर 6 में है। जहाँ तक चैप्टर नंबर 7 है, इसमें एथिक्स एंड ऑनरशिप के ऊपर टोटल डिटेल है। लास्ट सेगमेंट थोड़ा इंटरेस्टिंग है AI के ऊपर, इसमें इस चैप्टर में डिस्कशन ओपन करेगा, इसको फिर कनेक्ट करता है चैप्टर नंबर 17-18 के साथ। ये चैप्टर्स हैं, और हर चैप्टर की आपको बेसिक रिक्वायरमेंट इसलिए है कि बेसिक थ्योरी जब आप यहाँ पे ले लोगे, एडवांस जो थ्योरी आपकी स्टार्ट होती है चैप्टर नंबर 13 के बाद, उसमें इनके टॉपिक्स की फर्दर डिटेल भी आपके सामने आने वाली है। कॉपीराइट इश्यूज क्या होते हैं, ठीक है, प्लेजरिज्म क्या होता है, कॉपीराइट इश्यूज क्या होते हैं, ये सारी किसी सॉफ्टवेयर के डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी डिस्कस करने वाला है। फिर उससे पहले कुछ लीगल, मॉरल, एथिकल और कल्चरल इम्प्लीकेशंस होती हैं। एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्पेशली इसने इस टॉपिक को ज़रूर कवर किया है, जिसमें एज ए साइंटिस्ट, एज कंप्यूटर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर आप किस तरह इनको फॉलो करना आपके लिए लाजम होता है। ना सिर्फ आपको बल्कि आपके साथ कनेक्टेड जो पीपल हैं उनके लिए भी उनको फॉलो करना, चाहे वो लीगल हो, चाहे मॉरल हो, चाहे एथिकल हो, उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं सोसाइटी के ऊपर, इस हवाले से बात कर रहा है। ये पूरे चैप्टर में इसी डिस्कशन को ओपन करके लास्ट चैप्टर जो इसमें पेपर 1 में आएगा वो डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स दिए जाएंगे। फिर लास्ट सेगमेंट में DDL और DML को डिस्कस किया जाएगा, और इन बिटवीन जो है DBMS मैनेजमेंट सिस्टम, खास तौर पे आपको सॉफ्टवेयर वाइज एक्सेस के बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कस करने वाला है। और एक्सेस में आपके जो मेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, टेबल से स्टार्ट करेगा इसमें, टेबल के बाद
सेकंड आपको क्यूरीज पे ले जाएगा, क्यूरीज के बाद थर्ड ऑब्जेक्ट आपका फॉर्म्स पे ले जाएगा, और फॉर्म्स के बाद फोर्थ ऑब्जेक्ट जिसे रिपोर्ट बोलते हैं, रिपोर्ट पे ले जाएगा। मैक्रोज को इसमें डिस्कस नहीं करता। 4 मेजर ऑब्जेक्ट्स हैं किसी भी डेटाबेस सिस्टम में होते हैं, चाहे आप एसक्यूएल सर्वर करो, ओरेकल करो, एक्सेस करो, तो कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट जो सिस्टम्स होते हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें कैपेबिलिटी होती है हाउ टू स्टोर योर डाटा, how to retrieve according to given criteria, how to give option to a user to type your data and store into table, respective table, relation कैसे बनते हैं, normalization का concept is very important, ये normalization इसमें आपको डिस्कस करने वाला है। ये जी ऑल अबाउट 7 चैप्टर। अब मुझे आपकी तरफ से फीडबैक चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक किस चैप्टर को स्टार्ट किया जाए। इस सेगमेंट में तो ये चैप्टर ही होंगे पहले 8, फिर 9, 10, 11 अभी हमने खत्म किए। हाँ जी, कुछ चैप्टर की रिक्वायरमेंट है आपको इसमें, इस सेगमेंट में कोई चैप्टर भी, कोई चैप्टर जिसमें आप समझते हो यार थोड़ी सी, अब नेटवर्किंग का था और कम्युनिकेशन ले जी, रिवर्स ऑर्डर में आते हैं। नए स्टूडेंट्स आएंगे उनको भी कोई इतना मसला नहीं होगा। डेटाबेस चैप्टर नंबर 8। अगर तो आपको डेटाबेस में प्रैक्टिकली एक्सपोजर है, वेरी गुड, किसी भी डेटाबेस में। एक्सेल इज नॉट अ डेटाबेस। दो डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं स्टूडेंट्स, कुछ लिमिटेशन है। एक फाइल बेस्ड अप्रोच होती है जहां आप अपने डेटा को स्टोर करते हो, जो कि एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल समझ लो, जिसमें आप फाइल बेस्ड अप्रोच यूज करते हो। एक प्लेटफॉर्म में आपका डेटा स्टोर हो जाता है टेबल के अंदर। ग्रिड्स होती हैं जिसमें वर्टिकल ग्रिड्स को हम कॉलम बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स को हम रोज बोलते हैं। लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो डिस्कस करने वाला है। और लिमिटेशन डिस्कस इसलिए करेगा ताकि आपने उस जो सेकंड अप्रोच है जिसे रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं, जिसमें वो लिमिटेशन को ओवरकम करने का आपको सारा प्रोसेस आपको बताएगा। इसका मतलब फाइल बेस्ड अप्रोच कि क्या जो है बेसिक उसके अंदर जो कुछ आपके लिमिटेशन है उसको डिस्कस करेगा, उसको फिर कवर अप करेगा बाय रिलेशनल डेटाबेस, जो ओवरकम करेगा उन लिमिटेशन को जो फाइल बेस्ड अप्रोच में होती हैं। इसका मतलब पहले तो फाइल बेस्ड अप्रोच के बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, फिर आपको डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। टर्मिनोलॉजीज हैं जो किसी भी RDBMS के अंदर आप उसके साथ एसोसिएट कर सकते हो। डेटाबेस मॉडल क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस क्या होती है, और इसमें जो आप पेपर के ऊपर ऑन पेपर अगर आप डिफरेंट एंटिटीज हैं आपके पास, चाहे स्टूडेंट एक एंटिटी है, ट्रेनर एक एंटिटी है, क्लास एक एंटिटी है, उनको आपस में आपने रिलेशनशिप कैसे बनाना है एंटिटी डायग्राम के थ्रू। ERD डायग्राम आपको जो ये डॉक्यूमेंटेड होती है, पेपर्स पे होती है, और डेटे को फिर आप जो कि फ्लैट फॉर्म में पड़ा होता है उसको नॉर्मलाइज कैसे करते हो। नॉर्मलाइजेशन की आगे 5 डिफरेंट वेरिएशन है, हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक जाएंगे। इसका मतलब ये नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। जब फ्लैट डेटाबेस हो उसको नॉर्मलाइज करते करते आपका डेटा जो है वो रिलेशन में चला जाता है, टेबल के रिलेशन बन जाते हैं, और रिलेशन को प्राइमरी की एंड सेकेंडरी प्राइमरी की एंड फॉरेन की के साथ कनेक्ट किया जाता है। रिलेशनशिप की भी आगे टाइप्स हैं, 1 to 1, 1 to many, many to many वगैरह वगैरह। और ये रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको अपने डेटे को कन्वर्ट करना पड़ता है, नॉर्मलाइज करना पड़ता है इनटू थर्ड नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या बिहेवियर होता है, किस तरह आपका डेटा फ्लैट से फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, फिर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आया हुआ डेटा सेकंड नॉर्मल फॉर्म, और सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आया हुआ डेटा थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक जाते जाते
इस लेवल पे चला जाता है कि उनको हम हर टेबल को उसकी प्राइमरी की के साथ हम रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट फ्लैट फाइल में ऐसा सीन बड़ा मुश्किल होता है, डेटे को अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना, मॉडिफाई करना काफ़ी डिफिकल्ट जॉब है। तो रिलेशनशिप आप बनाने से पहले आपको नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और नॉर्मलाइज जो डेटाबेस होती है, जो डेटा होता है, वो असल में टेबल्स को आप मैच्योर करते हो। टेबल एक जो होता है वो प्राइमरी की के साथ कनेक्टेड होता है, जिसमें वो पूरे रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए एनफ होता है। फिर डीबीएमएस के क्या फीचर्स हैं वो बताई जाएंगी। कुछ टूल्स के बारे में अवेयरनेस दी जाएगी। पॉइंट नंबर, सॉफ्टवेयर टूल्स जो प्रोवाइड होते हैं डीबीएमएस में, उनको डिस्कस किया जाएगा। और जब हम ये डिस्कस कर रहे होंगे तो हमें दो लैंग्वेजेस के पार्ट्स को स्टडी करना पड़ेगा। एक लैंग्वेज कहलाते हैं डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इफ यू वांट टू क्रिएट समथिंग, इफ यू वांट टू मॉडिफाई और ऑल्टर समथिंग, द मेन कॉन्सेप्ट विच यू हैव टू कवर इज डीडीएल। डीडीएल मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटाबेस क्रिएट कैसे होती है, डेटाबेस के अंदर टेबल किस तरह क्रिएट होते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, प्राइमरी की कैसे बनती है, डेटा टाइप्स किस तरह असाइन होती हैं, और प्राइमरी की एंड फॉरेन की के साथ उनको आपस में किस तरह आप कनेक्ट करते हो। दिस इज ऑल अबाउट टेबल का स्ट्रक्चर। अगर आपको चेंज करना हो, फील्ड का नाम चेंज करना हो, साइज चेंज करना हो, प्रॉपर्टी सेट करनी हो, यू हैव टू गो विद डीडीएल। और अगर आपने मेंटेनेंस करनी हो, क्यूरीज, डेटा एंटर करना हो, डेटे को अपडेट करना हो, डेटे को आपने रिट्रीव करना हो, ऑलवेज गो विद क्यूरीज एंड मेंटेनेंस। उस पर फिर मैनिपुलेशन की बात आती है, और उसमें DML कहलाता है, डेटा मैनिपुलेट करना। ये क्रिएटिविटी होती है, स्ट्रक्चर्स वगैरह बनते हैं और ईच एंड एवरीथिंग फिक्स की जाती है। जब स्ट्रक्चर बन जाते हैं, यू नीड टू इंसर्ट डेटा, यू नीड टू अपडेट डेटा, यू वांट टू चेंज डेटा, यू वांट टू डिलीट डेटा। दिस इज ऑल अबाउट DML। और इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है क्रूड का, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी आप में से डेटाबेस का अगर स्टूडेंट होगा तो ये चार बेसिक ऑपरेशन जो हमें करने पड़ते हैं, यू नीड टू क्रिएट, you need to retrieve, you need to update, you need to delete। ये चार मेजर इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। फिलहाल जब कोई चीज बनेगी, पहले तो बनेगी, क्रिएट होगी, फिर उसमें डेटा पॉपुलेट होगा, फिर उसको रिट्रीव किया जाएगा, फिर अगर डेटा पड़ा हुआ है उसको अपडेट करना भी रिक्वायर्ड है। किसी का एड्रेस चेंज हो गया, किसी का ईमेल चेंज हो गया, किसी का कोई भी इंफॉर्मेशन जो टेबल में पड़ी उसको अपडेट करना रिक्वायर्ड होता है। कोई ऐसा डाटा भी होता है जो एक टाइम के बाद एक्सपायर हो जाता है, इस्तेमाल के लायक नहीं होता, या आप नहीं करना चाहते उसको, तो डाटे को डिलीट कर देना ही बेस्ट अप्रोच होती है। तो डिलीशन भी इसमें होती है। तो क्रूड एक किसी भी डीबीएमएस के अंदर ये चार मेजर टास्क होते हैं: क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट एंड देन डिलीट। और इसमें कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो, सिर्फ एक्सेस की बात नहीं कर रहा, ऑरेकल हो, एसक्यूएल हो, माई एसक्यूएल हो, कोई भी डेटाबेस हो, आपको एक लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। अगर आपने डीडीएल या डीएमएल के ऊपर काम करना है, डेटा डेफिनेशन करनी है, क्रिएटिविटी करनी है, या डेटा को मैनिपुलेट करना है, यू नीड टू लर्न ए लैंग्वेज, नेम इज स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। एसक्यूएल आपको लिखनी पड़ती है, और सिर्फ एसक्यूएल आपको सीखनी नहीं पड़ती, बल्कि अगर आप फ्यूचर में इसकी अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी डेवलप हो जाए तो आप अपने एसक्यूएल के स्क्रिप्ट भी लिख सकते हो। स्क्रिप्ट का मतलब कुछ स्केजुलिंग करनी है, कोई बैकअप्स लेने हैं, कोई आपने रिपोर्ट जनरेट करनी है, एक बटन के ऊपर आप क्लिक करोगे, बैकएंड के ऊपर एक स्क्रिप्ट चल रहेगा और आपका एक्शन कंप्लीट हो जाएगा। यू नीड टू नो अबाउट ऑल द स्टूडेंट्स विच हैव टू अपीयर इन दिस करंट नेक्स्ट आने वाले आपके ए लेवल के पेपर्स में। डेटा अगर आपका पड़ा होगा, आप जैसे क्लिक करोगे, जैसे बटन पे क्लिक करोगे, आपकी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। असल में वो बटन क्लिक नहीं है, बटन क्लिक के ऊपर बैकग्राउंड में एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, जो कमांड्स आपकी होंगी उनको आप लाइन अप करोगे और वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी ऑन क्लिक के ऊपर। तो इसके लिए एसक्यूएल स्क्रिप्ट लिखने पड़ते हैं, वो बात होगी। और किस तरह राइट होते हैं इसके बारे में भी आखिरी बुलेट में आपको बताया जाएगा कि एसक्यूएल स्क्रिप्ट लिखे कैसे जाते हैं। इसका मतलब है, अगर तो आपने इस चैप्टर के ऊपर अच्छी ग्रिप लेनी है
तो सबसे पहले तो आपको फाइल बेस्ड अप्रोच का पता हो, फिर उसको कंपैरिजन आपने करना है इसके साथ, डेटाबेस के साथ। फिर उसके बाद ऑन पेपर आपकी ईआर डायग्राम्स बनेगी, डेटा पड़ा होगा जिसे अननॉर्मलाइज होगा उसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। नॉर्मलाइज 4NF और 5NF तक भी होता है, लेकिन कहा जाता है आपकी बुक में भी कि 3NF काफ़ी है। 3NF तक डेटा इस लेवल पे आपका डिवाइड हो जाता है कि हर टेबल का अपनी एक रिस्पेक्टिव प्राइमरी की होती है, और प्राइमरी की क्या होती है, जो रिप्रेजेंट करती है आपके पूरे रिकॉर्ड को। जैसे नादरा का डेटाबेस, नादरा के डेटाबेस में आपने अगर गौर किया हो तो आपका CNIC नंबर इज द प्राइमरी की। वो होता क्या है, उसकी बेस के ऊपर पूरा डेटा आपका स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। यू नीड टू जस्ट पुट योर CNIC नंबर। और आमतौर पे आप जब ट्रैवल करते हो एयरपोर्ट के ऊपर तो आपका पासपोर्ट नंबर, वो भी आपका एक ऐसा फील्ड एंट्री हो सकती है जो की फील्ड कहलाती है, प्राइमरी की फील्ड। तो प्राइमरी की फील्ड एक ऐसी हेडिंग होती है, ऐसा फील्ड होती है, ऐसा डाटा होता है जिसको टाइप करते ही आपके साथ कनेक्टेड जितना भी डाटा है वो सामने आ जाए, रिट्रीवल हो जाए उसकी। तो ये हम करने के लिए DML और DDL को बहुत अच्छे तरीके से सीखना पड़ेगा, जिससे आपको ये काम आसान हो जाएंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे ये you should already know about these questions के answer. Database are commonly used to store large amount of data or organized form में, और 3 databases that are storing information about you identify कोई सी ये है SQL सर्वर, Oracle, MySQL, एक्सेस भी डेटाबेस की एक टाइप ही है। तो नाम आपसे पूछ रहा है कि फेमस कौन से हैं 3 डेटाबेसेस, फेमस डेटाबेसेस। माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, MySQL, Oracle डेटाबेस, IBM का भी है, अलग अलग कंपनीज का, MongoDB, SQLite भी है, Redis भी है, PostgreSQL भी है, Amazon RDS भी है, और भी हैं जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी है, इन्फॉर्मेक्स भी है, फाइल मेकर भी है, काफ़ी सारे हैं और काफ़ी ये फेमस हैं। गूगल का भी क्लाउड डेटाबेस अपनी मौजूद है, तो इनको आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, कुछ फ्री भी हैं, कुछ आपके क्रैक वर्जन्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। ये आपके पास डेटाबेस की एक लिस्ट है। अगर आपको डेटाबेस की कोई पूछ ले कि कुछ नेम बताओ, एनी नेम, तो ये इनमें से लिस्ट में से आप दे देना नाम। फिर वो मोस्ट कॉमन ये मैंने आपको जो बता दिए, ये हम आमतौर पर ये यूज़ करते हैं। क्या बेनिफिट होता है डेटाबेस का, और डेटाबेस का बेनिफिट तो अपनी जगह पे, RDBMS इसका एडवांस वर्जन है जिसमें रिलेशन बनते हैं, टेबल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं प्राइमरी की एंड फॉरेन की के थ्रू। ठीक है, और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए इन टर्म्स के बारे में कि टेबल क्या होता है, फील्ड क्या होती है, और रिकॉर्ड, तीनों में क्या फ़र्क है। तीनों टर्म्स के बारे में आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। टेबल क्या होता है, टेबल आपकी एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें फील्ड्स होती हैं, नंबर ऑफ फील्ड्स जो आपकी रिलेट करती हैं उस इंफॉर्मेशन से जो आप स्टोर करना चाह रहे हो। और ये इंफॉर्मेशन अबाउट इवेंट हो सकता है, इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सन हो सकता है, इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेस हो सकती है। तो जब कभी आप उसका डाटा स्टोर करोगे तो आपको एक टेबल का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। इफ यू नॉट नीड टू स्टोर information about a student, you need to create a table of student, और उसके साथ उसके अंदर मौजूद जो फील्ड्स हैं वो रिलेटेड हो, जैसे फर्स्ट नेम, जैसे लास्ट नेम, जैसे उसका ईमेल, जैसे उसकी डेट ऑफ बर्थ, जैसे उसका एड्रेस 1 2 3, जैसे उसका ब्लड ग्रुप, जैसे उसका स्कूल का नाम, जैसे उसकी क्लास का नाम। ये सारी चीज़ें फील्ड्स होती हैं। और जब कभी आप एक डेटाबेस का स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हो, टेबल में फील्ड्स डिफाइन करते हो, फील्ड के साथ उसकी डेटा टाइप्स भी होती हैं। फर्स्ट नेम अगर है उसकी एक डाटा टाइप होगी, अगर डेट ऑफ बर्थ है उसकी डिफरेंट डाटा टाइप होगी, कोई न्यूमेरिकल एंट्रीज है उसकी डाटा टाइप डिफरेंट होगी। तो हर डेटाबेस के अंदर बिल्ट इन डाटा टाइप्स होती हैं, वो मैं आपको एक्सेस में भी बताऊंगा। कोई 8-10 डाटा टाइप्स मौजूद हैं
आपको अकॉर्डिंग टू द फील्ड एंट्री उसमें आपने उसकी डाटा टाइप बतानी पड़ती है। और सिर्फ फील्ड की डाटा टाइप ही नहीं होती, उस फील्ड से रेलेवेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं जिस पे आप वैलिडेशन रूल लगा सकते हो, जिस पे आप डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हो, जिस पे आप कुछ कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हो, जिसके ऊपर आप कोई फॉर्मेटिंग भी लगा सकते हो। फील्ड के ऊपर ये सारे काम किए जाते हैं। साइज फील्ड का होगा, डाटा टाइप होगी, उसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं उस फील्ड की, और वैलिडेशन रूल लगाने हो, चेक्स लगाने हो, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन डू ऑन दैट फील्ड। और फील्ड, अब जब आप नंबर ऑफ फील्ड्स आपस में कनेक्ट करते हो तो एक रिकॉर्ड बनता है। अगर आप कहो कि रिकॉर्ड आपने अगर स्टूडेंट का देखना है तो लाजिम आता है, जब आप क्यूरी में पुट करते हो उसकी एक ऐसा फील्ड उसमें पुट करते हो जो यूनिक वैल्यू कैरी करती है, जिसे प्राइमरी की बोलते हैं। जिस तरह अगर मैं आपको कहूँ स्टूडेंट का अगर डाटा है, उसमें कोई ऐसी फील्ड ज़रूर आपने नॉमिनेट करनी है, आपने बनानी है, क्रिएट करनी है, जो यूनिक वैल्यू कैरी करने के लिए आपको होनी चाहिए। यूनिक वैल्यू कैरी करने की फील्ड जो हो सकती हैं एक स्टूडेंट से रेलेवेंट, तो स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है, स्टूडेंट का रेलेवेंट वो स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है। और ये आमतौर पे फील्ड्स यही होती हैं। अगर कोई एम्प्लॉय का रिकॉर्ड आपने स्टोर करना है तो आप उस कंपनी की जो रूल्स हैं उसके मुताबिक एम्प्लॉय की एक आईडी होगी, सोशल सिक्योरिटी नंबर हो सकता है किसी सिटीजन का अगर आपने स्टोर करना है। और अगर आप नादरा की डेटाबेस करते हो तो आपकी एक ऐसी फील्ड होती है जो कैरी करती है यूनिक वैल्यू, जैसे उसका CNIC नंबर। और यूनिक वैल्यू का मतलब उसकी डुप्लीकेशन एग्जिस्ट नहीं करती, और यूनिक वैल्यू का मतलब ये भी है कि वो फील्ड एंट्री खाली नहीं होती। अगर CNIC नंबर नहीं दोगे तो डाटा एक्सेप्टेबल नहीं है, अगर रोल नंबर नहीं दोगे वो डाटा एक्सेप्टेबल नहीं है, एम्प्लॉय आईडी नहीं दोगे वो डाटा एक्सेप्टेबल नहीं है। इसीलिए उसको बोलते हैं प्राइमरी की। तो प्राइमरी की फीचर्स होती हैं, क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं प्राइमरी की कि प्राइमरी की ऑलवेज रिमेंबर यू कैन नॉट पुट ब्लैंक वैल्यू, ब्लैंक वैल्यू नहीं होनी चाहिए। और दूसरी, ये वैल्यू आपकी यूनिक होनी चाहिए। आपकी वैल्यू अगर एक बार एंटर कर दी, उस तरह की एंट्री दोबारा उस फील्ड में नहीं आएगी। ये दिस इज नोन एज यूनिक वैल्यू, ब्लैंक नहीं हो सकती और ये यूनिक होती है वैल्यू। ये प्राइमरी की इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो ये जब इसको हम टर्म्स को देखेंगे, टेबल बनाएंगे, फील्ड्स बनाएंगे, साथ में रिकॉर्ड को हम रिट्रीव करेंगे या स्टोर करेंगे। और इसके बाद आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ 3 और मोर टर्म्स यूज विद रिलेशनल डेटाबेस। तो रिलेशन डेटाबेस के साथ जब रिलेशन की बात आती है तो रिलेशन का मतलब ये होता है कि वो डेटा जो कि नॉर्मलाइज फॉर्म में होना चाहिए, तो रिलेशन बनते हैं। रिलेशन तब बनते हैं जब हर टेबल की, हर रिलेशन की अपनी एक यूनिक या अपनी एक की फील्ड होती है, प्राइमरी की होती है। और रिलेशन तब बनते हैं दो टेबल्स के दरमियान में जब इस मेन टेबल में प्राइमरी की के नाम से एग्जिस्टेंस होती है, और उसका पैरेलल आपकी जो सेकेंडरी टेबल है या आपके पास जो उसका जो रिलेशन टेबल है उसमें वो प्राइमरी की फॉरेन की के नाम से एग्जिस्ट करनी लाजमी होती है। तो आपको पता होना चाहिए प्राइमरी की क्या होती है, आपको पता होना चाहिए फॉरेन की क्या डेफिनेशन है, आपको पता होना चाहिए कैंडिडेट की किसको बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए अल्टरनेट कीज क्या कहलाती हैं। ये कुछ टर्म्स हैं जो रिलेशन डेटाबेस के साथ कनेक्टेड होती हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन, इसकी डिटेल के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। और एक और आखिरी चीज जिसके बारे में आपको डेटाबेस में, रिलेशन डेटाबेस में आपको वो मैच्योर होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए कि डाटा को नॉर्मलाइज करने का क्या मेथड होता है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमें वो कौन सी चीजें टेक केयर करनी पड़ती है कि डाटा जो 0NF में होता है या अननॉर्मलाइज फॉर्म में होता है, तो उसको किस तरह आप फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का डाटा सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कब आएगा, वो कौन सी इंपॉर्टेंट फीचर होती हैं जो फर्स्ट से सेकंड में लाने के लिए फार्मूला वो क्या होता है, उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, या थर्ड नॉर्मल फॉर्म में सेकंड नॉर्मल फॉर्म का डाटा कब आता है, इसमें किस चीज को एलिमिनेट करते हैं, इसमें डुप्लीकेट्स को एलिमिनेट करते हैं, इसमें आपके ग्रुप्स को हम एलिमिनेट करते हैं, इसमें हम जो है वो एटॉमिक वैल्यू के ऊपर जाते हैं जो कि आपकी सिंगल वैल्यू कंटेन करती हैं फील्ड में। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हम इस चीज को टेक केयर करते हैं। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में डाटा आपका तब होता है जब आपका जो रिलेशन है उसमें एग्जिस्ट करे ऐसी एंट्री जिसमें आपका ग्रुपिंग खत्म कर दी जाए, ग्रुपिंग एलिमिनेट हो जाए। नंबर 2, आपका जो उसमें ग्रुपिंग के अलावा जो सेकंड हो एटॉमिक वैल्यू कंटेन करे, तो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में डाटा आ जाता है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म का डाटा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हम कब लेके आते हैं, जब उसकी हम फंक्शनल डिपेंडेंसीज को खत्म कर देते हैं।
ये हम किस तरह करेंगे, ये सारी चीज़ें सेकंड और थर्ड जब आती है तो मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ, बल्कि इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताऊंगा। कम से कम 2-3 एग्जांपल्स हम करेंगे, क्योंकि डेटा आपको दे दिया जाता है और आपको कहा जाता है इस डेटा को थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो। और अगर आप इसका पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखो, एक पेपर को ही ओपन कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि डेटाबेस के क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। पेपर वन, पेपर वन में रिसेंट टाइम में जो पेपर हुआ है उसमें ही देख लेते हैं कि डेटाबेस का क्वेश्चन है, अगर है तो किस तरह का है। ये जी 2023-24 उसका एक क्वेश्चन, और आमतौर पे लास्ट क्वेश्चन में से क्वेश्चन होगा, एंड में होंगे क्वेश्चन डेटाबेस से रिलेटेड। तो पेपर कौन सा ओपन किया हमने, ये तो पेपर वन ओपन करना है, ये टू मैंने ओपन कर लिया, वही मैं नजर नहीं आ रहा है, पेपर वन में ठीक है। ये नहीं जनाब, काफी इजी पेपर होता है, सबसे इजी पेपर आपका पेपर वन नहीं होता है। तैयारी अपनी होनी चाहिए अच्छी। ये आपका आ गया जी चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन, नेटवर्किंग और इंटरनेट वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 ये आपका बुलियन का आ गया, चैप्टर नंबर 3 हार्डवेयर का। ये आ गया जनाब, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन इसलिए दिखा दिया कि चैप्टर आज स्टार्ट होने जा रहा है, आपको कोई तो बेनिफिट मिले ना। बेनिफिट ये मिले कि चैप्टर क्लोजिंग तक आपको पता हो कि मैं इस काबिल हो गए हैं कि हमारी तैयारी हो रही है और हम पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर ए पार्ट देखो, उसमें है ही थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर। फीचर्स डीबीएमएस की डायरेक्ट लॉजिकल स्कीमा, वो टेबल भी हो सकता है आपको दिया हो, एक स्ट्रक्चर बता दिया हो, इसमें प्लेयर आईडी, इवेंट आईडी, कैटेगरी, पॉइंट वगैरह वगैरह। आपको एसक्यूएल स्क्रिप्ट लिखना है। ये तकरीबन आपका समझ लो 3 4 5, 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 नंबर का क्वेश्चन है, अंदाजा करो 75 में से 15 नंबर इसी के हैं डेटाबेस के। एक और ओपन कर लेते हैं, थोड़ा आइडिया हो जाए। या अगेन चैप्टर 8 का क्वेश्चन हो सकता है आपको दो रिलेशन, दो डेटाबेस के अंदर टेबल्स आपको दे दिए जाए, जैसे इसमें दे दिए इसने, एक एग्जाम का टेबल, एक एग्जाम क्वेश्चन का टेबल, उनके अंदर फील्ड्स भी हाईलाइट कर दी गई। एग्जाम आईडी अंडरलाइन के साथ प्राइमरी की, एग्जाम क्वेश्चन आईडीज अंडरलाइन के साथ अनदर प्राइमरी की। और इनको आप अगर देखो, यहाँ पे प्रेजेंस नजर आ रही है आपको फॉरेन की। इधर अगर ये प्राइमरी की है, यहाँ पे इसकी एग्जिस्टेंस नजर आ रही है एज ए फॉरेन की, और इसकी बेस के ऊपर इसका रिलेशन बनेगा। जो आईडी होगी उसकी प्रेजेंस यहाँ पे होगी। और ये याद रखना, रूल याद रखना,
अगर आईडी यहाँ नहीं होगी, यहाँ पे डाटा उस नाम से एंटर नहीं हो सकता। जब तक यहाँ पे आपका डाटा नहीं होगा आईडी का, यहाँ पे उस आईडी को नहीं आप एंटर कर सकते। ये रूल है, इसे बोलते हैं इंटेग्रिटी, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी से बोलते हैं। रेफरेंस जब तक यहाँ पे नहीं होगा, डाटा यहाँ पे नहीं होगा, उस एंट्री को यहाँ नहीं जा सकते। इसको बोलते हैं रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। ये सारे टर्म्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, इंशाल्लाह इस चैप्टर के एंड तक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इनके दरमियान में आइडेंटिफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन दिस। फिर आपको एग्जाम टेबल के अंदर कुछ डाटा भी डाल लिया गया है कि आईडीज कुछ इस तरह की होंगी, आगे सब्जेक्ट नेम होंगे, लेवल, मार्क्स वगैरह। You need to write a SQL script तो डिफाइन करना है आपने टेबल एग्जाम, डिफाइन करना है टेबल एग्जाम। डिफाइन का मतलब क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और डेफिनेशन का मतलब क्या है? यू नीड टू क्रिएट ए टेबल, और यू नीड टू क्रिएट ए टेबल विद इट्स वैल्यूज। तो कैसे? इसका एक छोटी सी झलक दिखा दूं। क्वेश्चन नंबर 4, इसको एक दफा देख लो, क्योंकि जब चैप्टर के अंदर में हम आएंगे तो आपके माइंड में हो कि इस तरह के क्वेश्चन मैंने देखा था और इसमें अगर मेरी कोई कंफ्यूजन है तो मैं पूछूंगा साथ साथ। भैया ये कि चैप्टर खत्म हो जाए और एंड पे रिजल्ट नथिंग। और ये देखो, एक तो ये आपको ये बताना था कि ये रिलेशनशिप क्या है। एग्जाम आईडी पड़ी हुई है और दूसरी तरफ आपकी एग्जाम आईडी एज ए फॉरेन की पड़ी हुई है। तो इधर वन है और इधर मैनी है। एक एग्जाम आईडी की एंट्री एक से ज्यादा होंगी, फॉरेन की एक से ज्यादा होती है, डुप्लीकेट होती है, लेकिन प्राइमरी की एक ही होती है। दैट्स मीन वन टू मैनी का रिलेशनशिप होगा। दूसरा, टेबल अगर आपने क्रिएट करना है तो क्रिएट की क्यूरी यूज होगी, और एग्जाम का टेबल क्रिएट करना है। दिस इज अ कीवर्ड्स, क्रिएट टेबल। ये तो आपने लिखना ही लिखना होता है, ये आपने 2 वर्ड्स तो लिखने ही लिखने होते हैं। ये वो टेबल का नाम है जो आपको बता दिया गया था यहाँ पे। ये टेबल क्रिएट हो गया। अब टेबल क्रिएट हो गया, अब आपने फील्ड्स बनानी है और इसकी डाटा टाइप बतानी है। फील्ड बतानी है, डाटा टाइप, फील्ड डाटा, फील्ड डाटा। अब इसको कैसे बनाएंगे? क्यूरी क्या होगी? क्रिएट टेबल, आगे टेबल का नाम, पहली फील्ड एग्जाम आईडी, और उसकी डाटा टाइप वार्चार। वार्चार का मतलब है ऐसा वेरिएबल जो कैरेक्टर्स कंटेन कर रहा है। कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिक वैल्यूज भी हो सकती हैं और वो आपके अल्फाबेट भी हो सकते हैं। ये हमें किस तरह पता चला? और ये नल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब आप इसको देखोगे एग्जाम आईडी ये प्राइमरी की है, ये नल नहीं हो सकती। और दूसरी यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर पे अगर आप गौर करो, वार्चार जिसमें आपकी वैल्यूज पड़ी हुई हैं इस तरह, इस फॉर्मेट में पड़ी हुई है, और ये एक आपका, और ये आपकी चूंकि प्राइमरी की है, दैट्स वाई ये ब्लैंक नहीं होगी। अब ब्लैंक नहीं होगी तो आपको लिखना पड़ेगा क्या? नॉट नल। ये जरूरी है, ये सिंटेक्स का हिस्सा है, ये आपको लिखना है। और एक फील्ड जब आप पूरी क्लियर बता देते हो, कॉमा लगता है, ये लगाना जरूरी है। फिर दूसरी फील्ड स्टार्ट हो जाती है। उसकी डाटा टाइप में भी कैरेक्टर्स हैं तो कैरेक्टर लिख दो। और अगर आप थर्ड फील्ड पे जाओ, उसमें आपने वैल्यू देखनी है क्या है, क्या वो न्यूमेरिक एंट्रीज तो नहीं है? अगर न्यूमेरिक एंट्रीज हैं, इंटीजर लिख देना। टोटल नंबर भी न्यूमेरिक एंट्रीज हैं, इंटीजर लिख देना। जहां पे टेक्स्ट होगा वो वार्चार लिखना है, जहां पे आपकी न्यूमेरिक एंट्रीज है। अच्छा, ये जो एग्जाम आईडी है, इसमें इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह है, 00 एंड समथिंग नंबर। तो ये इसको कंसिडर करा एज ए टेक्स्ट, नॉट एज ए इंटीजर। ठीक है, इससे आपने पहचान जाना है कि अगर कोई इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है जिसको फॉलो करना जरूरी है, कोई फॉर्मेट है इसको फॉलो करना जरूरी है। दैट्स व्हाई यू हैव टू गिव वार्चार, नॉट इंटीजर। आपको कंफ्यूजन नहीं करना, आपने कंफ्यूज नहीं होना। वार्चार इसलिए लिख दिया कि ये इनिशियल लीडिंग जीरोज भी हैं, तो आपको एक स्ट्रक्चर को फॉलो किया गया है, फॉर्मेट को फॉलो किया गया है। दैट्स व्हाई वार्चार, नॉट पुट इंटीजर देयर। और लेवल और टोटल मार्क्स दोनों इंटीजर हैं, तो डाटा टाइप आपको देनी पड़ती है। और इसमें एक चीज और बतानी पड़ती है एंड पे, कि इसमें जिसको आप नल कहा था कि नल नहीं हो सकता, वो एक्चुअली क्या है? वो प्राइमरी की है, ब्रैकेट में। ये पूरा स्ट्रक्चर है। और ये असल में इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में जो यूज होती है कमांड, वो क्रिएट की होती है, जरूरी है। इसको आपने अपने दिमाग में डाल लेना। इसका मतलब आज के दिन के बाद अगर आपको कोई भी टेबल आता है, ये बनाने की क्यूरी है, ये क्रिएट करने की क्यूरी है। कोई भी स्ट्रक्चर दे देगा आपको, टेबल का नाम बता देगा, एंट्रीज आपको दिखा देगा, आपने फटाफट उसकी क्यूरी लिख देनी है। इसमें 2 पॉइंट नोट करने वाले हैं। जो फील्ड आपकी प्राइमरी की के लिए नॉमिनेट होने जा रही है,
वो नॉट नल के साथ आपने इस पे क्लॉजेज लिखनी है, नॉट नल, और नीचे उसके लिए स्पेशली आपने कहना है प्राइमरी की इज ब्रैकेट में एग्जाम आईडी, ब्रैकेट में एम्प्लॉय आईडी, ब्रैकेट में स्टूडेंट रोल नंबर, और ऊपर आपने नॉट नल उसको कर देना है वार्ड चार्ट वगैरह वगैरह। तो बताने और समझाने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि आज के दिन के बाद अगर आपको कहा जाए कि डेटाबेस के चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हो, तो डेटाबेस के चैप्टर पढ़ने से पहले आपने ये क्वेश्चन अगर देखे हों तो ये क्वेश्चन से आपको आइडिया हो गया कि आपके पास कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें आपको एसक्यूएल लिखनी, स्क्रिप्ट लिखना ज़रूरी हो जाए, डिफाइन करना ज़रूरी हो जाए। बाकी कुछ क्वेश्चंस और भी होंगे कि इनको आपस में लिंक कैसे करना है, ठीक है, एग्जाम क्वेश्चंस, और इसको अपडेट कैसे होगा फॉरेन की एग्जाम आईडी के साथ, कैसे आप इसको कनेक्ट करोगे, ये आपको पूरा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ईच एंड एवरीथिंग। इसमें भी अगर आप गौर करो, इस दूसरे पेपर में भी अगर आप गौर करो, 5, 7, 8, 9, 10, 11, तकरीबन आप समझ लो 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये जी हमारा फर्स्ट हाफ क्लोज।